नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता पोपटराव नेरे, सहयोगी प्राध्यापक, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं तृतीय वर्ष साहित्य के हिंदी विशेष प्रश्न पत्र क्रमांक 3 के हिंदी साहित्य का इतिहास अंतर्गत आदिकालीन वीरगाथा साहित्य की विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां इस विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीरगाथाओं का युग राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से क्षीण काल रहा है। इस काल में जहां एक ओर जैन, नाथ और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ, वहां दूसरी ओर राजस्थान में चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए। इनका प्रधान विषय वीरगाथाओं से संबद्ध है, अतः इन्हें वीरगाथा काव्य भी कहते हैं। यहाँ पर हम इन वीरगाथाओं की सामान्य प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का विवेचन करेंगे। एक, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस काल के कवियों ने अपने अपने आश्रयदाताओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। अपने आश्रयदाता को ऊंचा दिखाने के लिए विरोधियों को नीचा दिखाना इनका परम धर्म था। इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को पराजित, कायर आदि दिखाया नहीं है। स्वर्ण मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने इन राजाओं का झूठा यशगान किया है। परिणामतः इस काल का साहित्य स्तुतिगान हो गया है। दूसरी विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। इसके कार्यकलाप की तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। इसमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। दोस्तों, अगली प्रवृत्ति या विशेषता है अप्रामाणिक रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्रायः सभी वीरगाथाओं की प्रामाणिकता संदेह की दृष्टि से देखी जाती है। इस काल में रचित 4 काव्य प्राप्त हुए हैं, जो कि खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। भाषा, शैली, विषय की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। यह परिवर्तन और परिवर्धन का कार्य इतनी प्रचुर मात्रा में हुआ है कि इनका मूल रूप भी दब गया है और जिसकी वजह से वर्तमान स्वरूप संदिग्ध बन गया है। अगली विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। युद्धों का सजीव वर्णन इन ग्रंथों का प्रमुख विषय रहा है और यह वर्णन इतना सजीव बन पड़ा है कि कदाचित संस्कृत साहित्य भी इस दिशा में इन काव्यों की होड़ नहीं कर सकता। अर्थात इन काव्यों में युद्धों का वर्णन अत्यंत मूर्तिमान बिंबग्राही रूप में हुआ है, क्योंकि ये चारण कवि जो थे वे केवल मसीहजीवी नहीं तो करवालग्राही भी थे, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे स्वयं भी समरस्थल में जाते थे और राजा के साथ साथ लड़ाई में शामिल होते थे। इन कवियों ने युद्ध के विकट दृश्यों को अपनी आंखों से देखा है और जिसका वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है, जिसकी वजह से युद्धों का वर्णन अत्यंत सजीव बन पड़ा है। 5वीं विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव है। इन कवियों ने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा का मुक्तकंठ से गान किया है।
राजाओं ने अपने 150 ग्रामों को राष्ट्र समझ रखा था, तो फिर उनके आश्रित कवियों को उन्हीं के पदचिन्हों पर ही चलना था। यह देश का दुर्भाग्य था कि राजाओं का आपसी संघर्ष ही राष्ट्रीयता के अभाव का प्रतीक है। यदि उस समय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो निश्चय ही हमारे देश का मानचित्र कुछ और ही होता। अगली प्रवृत्ति है वीर तथा श्रृंगार रस का समन्वय। इन वीर गाथाओं में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। वीर रस का तो इतना सुंदर परिपाक हुआ है कि कदाचित परवर्ती हिंदी साहित्य में वीर रस का इतना पुष्ट रूप मिलना दुर्लभ है। उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था। आबाल वृद्धों में युद्ध के लिए अदम्य उत्साह था। उस समय की वीरता का आदर्श निम्न पंक्तियों में बताया जा सकता है। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 16 लो जिए सियार। 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 16 लो जिए सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अर्थात उस समय युद्धों का कारण प्रायः सुंदरियां होती थी, अतः उनका नखशिख वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। इस समय का श्रृंगार वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था। श्रृंगार रस के वर्णन में षटऋतु एवं नखशिख वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों का निरूपण किया गया है। 7वीं प्रवृत्ति है जनजीवन के चित्रण का अभाव। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर आया हुआ है। इनका जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राजदरबारी कवि से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा भी तो नहीं की जा सकती। वीरगाथाओं तथा रीति ग्रंथों के कवियों ने स्वामीन सुखाय काव्यों की सृष्टि की है, अतः उनमें साधारण जीवन के घात प्रतिघातों का अभाव है। 8वीं प्रवृत्ति है काव्य के दो रूप। वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में मिलती है। प्रथम रूप का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ विसलदेव रासो है और दूसरे का प्राचीन ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इन दो रूपों के अतिरिक्त इस साहित्य में और दूसरा काव्य का कोई रूप नहीं मिलता है। उसमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार 9वीं विशेषता बताई जा सकती है कि छंदों का विविधोन्मुखी प्रयोग, अर्थात इस काव्य में छंद क्षेत्र में तो मानो एक क्रांति ही हो गई है। छंदों का जितना विविधमुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है, उतना इसके पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। दोहा, रोला, तोटक, तोमर, गाथा, आर्या, सट्टक, उल्लाला, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। ये छंद प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन से युक्त है। अगली प्रवृत्ति है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। इन काव्यों की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है डिंगल भाषा का प्रयोग। उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा को डिंगल नाम से अभिहित किया जाता है, अर्थात यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त भाषा है। चारण कवि अपनी कविता को बहुत ऊंचे स्वर में पढ़ते थे और उसके लिए डिंगल भाषा उपयुक्त थी। उस समय की अपभ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा पिंगल नाम से अभिहित की जाती है। इन काव्यों में संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के शब्द भी पाए जाते हैं। 11वीं प्रवृत्ति बताई जा सकती है अंतर्विरोध। आदिकाल
अंतर्विरोध, मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इसमें पूर्व और पश्चिम का भेद है। पश्चिम का साहित्य रूढ़िगत है। इसमें राजाओं की झूठी प्रशंसा है, श्रृंगारिकता रचनाओं में बोली गई है और मिथ्या नैतिकता का प्रचार किया गया है। पूर्व का साहित्य इसके विपरीत है। इसमें रूढ़ियों का विरोध है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार है। इस काल के एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है, जैसे कि विद्यापति शैव भी है और वैष्णव भी। वह भक्त भी है, साथ ही श्रृंगारी रचनाएं भी लिखते हैं। दोस्तों, अगली प्रवृत्ति है रासो शैली की प्रधानता। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं, उनमें अधिकांश की शैली रासक शैली है। रासक गेय रूपक को कहते हैं। इन्हें ताल लय के अनुसार नाच नाच कर गाया जाता है। इन्हें प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लिखा जाता है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता आदि में इसी शैली का प्रयोग मिलता है। इस काल के रचना ग्रंथों में रासो शब्द जुड़ा हुआ मिलता है। 13वीं प्रवृत्ति बताई जा सकती है प्रकृति चित्रण। इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण मिलता है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वस्तु वर्णन भी अत्यंत शोभनीय बन पड़ा है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप में चित्रण के स्थल इन काव्यों में थोड़े ही मिलते हैं। इन चित्रों में स्वाभाविकता का प्रायः हर जगह अभाव है। दोस्तों, उपर्युक्त प्रवृत्तियों के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस आदिकालीन रासो तथा वीरगाथा साहित्य का ऐतिहासिक तथा साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपादेय रहा है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक बन पड़ा है। निस्संदेह इन ग्रंथों में अतिरंजनापूर्ण शैली के प्रयोग से इतिहास कुछ दब सा गया है, परंतु फिर भी राजस्थान का इतिहास इन ग्रंथों में अवश्य निहित है, जिसका उपयोग थोड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी प्रस्तुति को पूर्ण विराम देती हूँ, किंतु अगर इन प्रवृत्तियों के संदर्भ में आपके मन में कोई शंका हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं। धन्यवाद।